हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज एक अच्छा सा सेशन लेने जा रहे हैं जिसमें हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताएंगे और एकदम लेटेस्ट बात बताएंगे। आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी के लिए भी अब प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं। यानी कि जैसे हम लोग पहले किसी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए जो बैलेंस शीट बनाया करते थे, जो कि टी फॉर्मेट में होती थी, जहां पर एक साइड में एसेट्स लिख दी जाती थी राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज लिख दी जाती थी। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस में राइट हैंड साइड पर जो सेल का पोर्शन होता था वो लिख दिया जाता था, और लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सपेंसेस का पोर्शन लिख दिया जाता था। अब वो जमाने धीमे धीमे जा रहे हैं, वो जमाने लद रहे हैं, ऐसा हम आज आपको बताने वाले हैं। क्योंकि अब सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर जो भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनके लिए भी एक प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ फॉर्मेट आ गया है। ऐसा क्यों किया है आपको एक बात बताते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में भी कंपनीज के लिए एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड था, जिसमें जो कि एक वर्टिकल फॉर्मेट होता था, जो कि टी फॉर्मेट से बिल्कुल अलग होता था और थोड़ा कठिन भी होता था। उसमें ऊपर सबसे पहले लाइबिलिटीज आती थी, फिर नीचे एसेट्स आता था। ऐसे ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पहले सेल आती थी, फिर परचेज और एक्सपेंसेस आते थे। ठीक हो गई बात, जिसमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का कंपैरेटिव भी हुआ करता था। ये दोनों चीजें कंपनीज एक्ट में और एलएलपी के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड थी। लेकिन अब इसको किसके लिए कर दिया गया है? अब इसको नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए भी कर दिया गया है। चलिए अब हम लोग डिटेल में अपनी इसी बात को समझ लेते हैं। ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगेगा। हम 10 मिनट में इस बात को समझेंगे। तो पहले एक हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट की बैलेंस शीट होती थी जिसे हम लोग टी शेप बोलते थे, जो कि सदियों से चली आ रही थी, सब लोग इसी को जानते थे। लेकिन अब एक नया फॉर्मेट आया, वर्टिकल बैलेंस शीट। ये नया फॉर्मेट किसके लिए है? ये नया फॉर्मेट इन इन लोगों के लिए है। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए ये फॉर्मेट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए ये फॉर्मेट है, पार्टनरशिप फर्म के लिए ये फॉर्मेट है। पार्टनरशिप फर्म दो तरह की है, या तो रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड है, दोनों के लिए ये फॉर्मेट है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसमें बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या फिर रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी आरडब्ल्यूए, उनके लिए भी है। कोई भी और रजिस्टर्ड सोसाइटी उनके लिए भी है। ट्रस्ट के लिए भी है, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो। कोई और स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ऑटोनोमस बॉडी या फिर अथॉरिटी, उनके लिए भी है। या कोई एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो कि कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस में नहीं इन्वॉल्व है, जैसे कि कंपनी या एलएलपी। आप इन सभी नामों में ध्यान से देखेंगे तो कंपनी और एलएलपी का नाम कहीं पर भी नहीं आ रहा है। उसका कारण यह है क्योंकि कंपनी और एलएलपी के लिए ऑलरेडी एक फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड था। अब बिल्कुल नया फॉर्मेट, अब जो नया फॉर्मेट प्रिस्क्राइब हुआ है वो इन 6-7 लोगों के लिए हुआ है, जो लोग पहले टी फॉर्मेट में बड़ी ही आसानी से बैलेंस शीट बना लेते थे। अब उनके लिए बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा कठिन कर दिया गया है। आपको आगे इसका नया फॉर्मेट भी हम बताएंगे। ठीक हो गई बात। चलिए अब बात करते हैं कि ये कब से कब से एप्लीकेबल है। देखिए, इसको प्रिस्क्राइब किसने किया है? इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, किसने प्रिस्क्राइब किया है? आईसीएआई ने इसको प्रिस्क्राइब किया है। और अभी ये रिकमेंडेटरी है, मतलब अभी इंस्टीट्यूट कहता है आप चाहें तो ओल्ड फॉर्मेट ऑप्ट कर लीजिए, चाहे तो आप नया फॉर्मेट ले लीजिए। ठीक है, लेकिन अभी ये फॉर्मेट ये फॉर्मेट रिकमेंडेटरी किसके लिए? सभी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए। ठीक है, लेकिन एलएलपी और कॉर्पोरेट एंटिटी यानी कि कंपनीज या एलएलपी के लिए तो मैंडेटरी है। वो तो पहले से ही मैंडेटरी था। अभी सिर्फ नया फॉर्मेट आया है नॉन कॉर्पोरेट्स के लिए, यानी कि सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म, सोसाइटी, ट्रस्ट, रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी एक्सेट्रा, उनके लिए ये नया फॉर्मेट आया है, जो कि रिकमेंडेड है। यानी कि इंस्टीट्यूट कहता है कि आप दोनों में से कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हैं। अब कल होना हो कौन जाने कि इसको मैंडेटरी भी कर दें। इसलिए अब हम लोग नए फॉर्मेट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक हो गई बात। चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें आती थी, बल्कि 4 चीजें आती थी। पहला था बैलेंस शीट, इसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट मानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट मानते हैं। कैश फ्लो, इसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट मानते हैं। और कोई भी नोट्स या फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नीचे अटैच करते हैं, उनको भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट मानते हैं। ठीक हो गई बात। चलिए, अभी हमारे देश में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं? तो अगर हम बात करें तो 3 सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें से पहला है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर लगता है? पर्टिकुलर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज के ऊपर। यानी कि कुछ कंपनीज ऐसी प्रिस्क्राइब्ड हैं
जिनके ऊपर इंड एएस लगता है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि कंपनीज एक्ट में इशू किए गए हैं, किसके लिए? सभी कंपनीज के लिए, सभी कंपनीज के लिए। ठीक है, तो पहला वाला कुछ स्पेसिफाइड कंपनीज के लिए है, दूसरा वाला जो कि सभी कंपनीज के लिए है, और तीसरा आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इशू की। ठीक हो गई बात? तो ये तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो कि इशू किए गए हैं। क्या सभी पर ये बात लागू होती है? द आंसर इज यस। नए फॉर्मेट वाली बात सभी पर लागू होती है, यानी कि नए फॉर्मेट के ऊपर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट का या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उनका तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नए फॉर्मेट पर एप्लीकेबल होता है। सिर्फ फॉर्मेट चेंज हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो जिस पर लग रहा था वैसे ही लगाया जाएगा। अकाउंटिंग में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। एक प्रोविजन और अभी नया आया था जिसको हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन। यानी कि अगर आपका टर्नओवर लेस देन 1000 करोड़ रुपीस का है तो आप नियरेस्ट 100 में भी राउंड ऑफ कर सकते हैं, 1000 में भी कर सकते हैं, लैक्स में भी कर सकते हैं, मिलियन और डेसिमल में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टर्नओवर या आपकी टोटल इनकम 100 करोड़ या उससे मोर है, 100 करोड़ या उससे कम है तो ऊपर वाली बात, 100 करोड़ और उससे ज्यादा है तो फिर आपको नियरेस्ट लैक्स में, मिलियंस में या करोड़ में आपको राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी। यानी कि अब आप रुपीज में नहीं लिख सकते। पहले हम लोग जैसे लिख देते थे कि 1,13,236 रुपए 35 पैसे, आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि इसकी नियरेस्ट राउंडिंग ऑफ करनी है 100 में। तो अगर आपको 1,13,936 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 113.936 ऐसे, और ऊपर थाउजेंड्स लिख देंगे। ये भी एक चेंज 2 साल पहले आ चुका है कंपनीज एक्ट के अंदर, जो कि अब नॉन कॉर्पोरेट के लिए भी ये लेकर के आ गए हैं। अब ये नया वाला फॉर्मेट है, आप देख लीजिए। इसमें सबसे पहले लाइबिलिटी आती है, ओनर्स फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ये फॉर्मेट पहले कंपनीज के लिए प्रिस्क्राइब्ड था, अब नॉन कॉर्पोरेट के लिए भी हो गया है। इसमें कंपैरेटिव 2 साल के हमें देने होते हैं, यानी कि करंट ईयर मान लो अगर 23-24 है तो इससे पहले 22-23 का भी आपको इधर देना पड़ेगा और 23-24 का आपको इधर देना पड़ेगा। ये एसेट्स है, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आ गई, टोटल हो गई। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ अटैच करनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट ऑफ ये स्टेटमेंट ऑफ ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसमें आपको क्या करना है, जिसमें देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे ऊपर आता है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एम्प्लॉइज का बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, फिर कितना नेट प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और उसके बाद कितना टैक्स आया। ये सारी डिटेल आपको इस फॉर्मेट में देनी है। 2 साल का कंपैरेटिव। और ये कौन सा फॉर्मेट है? ये वर्टिकल फॉर्मेट है, टी शेप का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट कहाँ से कॉपी किया गया है? ये फॉर्मेट हूबहू कंपनीज एक्ट से ही कॉपी किया गया है, बस अब इसको नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया गया है। लेकिन ये अभी रिकमेंडेटरी है, आप चाहें तो इसे फॉलो करें और चाहें तो इसे फॉलो ना करें, बात एक ही है। हो सकता है आगे आने वाले समय में इसे मैंडेटरी कर दिया जाए, लेकिन जब किया जाएगा तब तो इसे आपको मैंडेटरीली फॉलो ही करना पड़ेगा। तो ये थी मेरी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताया है, एकदम लेटेस्ट अपडेट है, और हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने ये अपडेट हमें दिया है, इसीलिए हमने इस अपडेट को आप तक कम्युनिकेट किया है। थैंक यू वेरी मच।